जब रेत के जबरदस्त तूफान आते हैं तो बुर्ज खलीफा लगभग 6 फीट तक ऐसे टिल्ट हो जाता है, जो शायद काफी डरावना है। लेकिन इससे भी ज्यादा डरावना इसका फाउंडेशन है, जिसमें रेगुलर डीसी सप्लाई दी जाती है। यदि इसके फाउंडेशन की डीसी सप्लाई बंद कर दी जाए तो बुर्ज खलीफा कुछ ही टाइम में कोलैप्स कर जाएगा। और इसके पीछे रीजन है दुबई की जियोग्राफी। सबसे बड़ा चैलेंज आता है जब आप रेगिस्तान की मिट्टी की खुदाई करते हो तो ये मिट्टी वापस रेगुलर कोलैप्स होती जाती है। इसमें एक गड्ढा कर पाना ही बहुत मुश्किल होता है और ऐसी मिट्टी में सेटलमेंट बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे यदि आपने कोई बिल्डिंग बनाई तो बिल्डिंग के वेट से इसका बेस धीरे धीरे नीचे जाने लगेगा, जिसकी वजह से बिल्डिंग में ऐसे क्रैक्स आने लगते हैं और कई बार बिल्डिंग कोलैप्स भी कर जाती है। लेकिन जब बुर्ज खलीफा का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ तो बड़ा चैलेंज ये मिट्टी नहीं था। इंजीनियर ने सोचा कि हम बुर्ज खलीफा के लोड को इस मिट्टी पर तो नहीं डाल सकते, हमें एक हार्ड स्ट्राटा की लेयर चाहिए जो एक्चुअल में सरफेस की लेयर के नीचे एक मजबूत चट्टान होती है जो भारी लोड को उठा सकती है। इंजीनियर्स ने लगभग 140 मीटर की खुदाई कर ली अलग अलग जगह पर, लेकिन उनको स्ट्रॉन्ग स्ट्राटा की लेयर नहीं मिली। तो फिर इन्होंने एक अलग आइडिया निकाला। रेगिस्तान की यह जो बालू रेत होती है, इसमें आप एक लोहे की रोड को ऐसे हैमर से स्ट्राइक करोगे तो यह स्टार्ट में तो आसानी से जाएगी, लेकिन एक पॉइंट के बाद में बहुत धीरे धीरे अंदर जाने लगेगी और फिर जाकर एकदम रुक से जाएगी। अब यहाँ पर असल में जो हैमर का फोर्स है वह सीधा नीचे नहीं लग रहा है, एक्चुअल में यह इन साइड में ट्रांसफर हो रहा है और सोइल के हेवी फ्रिक्शन की वजह से रोड अब नीचे नहीं जा पा रही। तो फिर इसी तरीके को यूज करके यदि बुर्ज खलीफा के लोड को साइड में ट्रांसफर कर दिया जाए तो हमारा काम बन सकता है, जिसके लिए इसके बेस में पाइल फाउंडेशन किया गया। इस पाइल के ऊपर बेस होता है जिसको राफ्ट बोलते हैं। इसकी विड्थ लगभग 3.7 मीटर होती है, जो एक्चुअल में पूरी बिल्डिंग के लोड को सभी पाइल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ पर पाइल फाउंडेशन करना आसान काम नहीं है। जब ओगर से खुदाई करना स्टार्ट किया जाता है तो ओगर अपने आप में एक भारी मशीन है और इसके वेट से मिट्टी और ज्यादा कोलैप्स होने लगेगी। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक स्टील केजिंग को सबसे बड़े सरफेस पर सेट किया जाता है और इसके अंदर पॉलीमर स्लरी को डाला जाता है, जो एक लिक्विड होता है जिसकी डेंसिटी पानी से हाई होती है। और जब यहाँ पर ओगर ड्रिलिंग स्टार्ट करता है और मिट्टी को लेकर बाहर निकलता है तो इस बोर होल में सिर्फ लिक्विड स्लरी होता है, जिसको देखा जाए तो यह एक लिक्विड पाइल है जो ग्रेविटेशनल फोर्स की हेल्प से साइड से मिट्टी और ग्राउंड वाटर को अंदर नहीं आने देता। जब बोर होल रेडी हो जाता है तो इसमें स्टील केजिंग डाली जाती है और स्टील रीइंफोर्समेंट के स्ट्रक्चर को डाला जाता है। लेकिन अभी भी ध्यान रहे यह स्लरी इस बोर होल में है, तो डायरेक्ट सीमेंट कंक्रीट हम इसमें नहीं भर सकते। ट्रिमी मेथड एक लॉन्ग पाइप होता है जो इस बोर होल के बॉटम से सीमेंट कंक्रीट को भरना स्टार्ट करता है और यह स्लरी धीरे धीरे ऊपर उठना स्टार्ट करेगा। सेम ही तरीके से यहाँ पर 192 पाइल फाउंडेशन किए जाते हैं, जिनकी टोटल लेंथ 43 मीटर है और एक पाइल का डायामीटर 1.5 मीटर का है। पाइल फाउंडेशन के बाद में इंजीनियर्स ने इन पाइल पर लोड की टेस्टिंग की, जिसमें इस पर आने वाले वेट से डबल वेट को रखा गया लगभग 6 महीने तक और देखा गया कि यह पाइल कितना सेटलमेंट होता है। जब पूरी बिल्डिंग बनकर रेडी हुई तो सिर्फ 5 सेंटीमीटर का सेटलमेंट देखा गया। पाइल के ऊपर राफ्ट के लिए स्टील रीइंफोर्समेंट को सेट किया जाता है, लेकिन इसमें एक साथ में कंक्रीट भरना पॉसिबल नहीं है क्योंकि यह साइज में बहुत बड़ा है। तो फिर इसके अलग अलग विंग में कंक्रीट भरा जाता है और लास्ट में सेंट्रल पार्ट में कंक्रीट भर के इसको रेडी किया जाता है। बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग की डिजाइन को फ्लोवर शेप में डिजाइन किया गया। इन राफ्ट के अराउंड जो नीचे का एरिया है वहां पर बिल्डिंग के बेसमेंट और पार्किंग की फैसिलिटी अवेलेबल है। अब इतनी बड़ी और कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग को डिजाइन और कंस्ट्रक्शन करना कोई आसान काम नहीं था। हाई स्पीड विंड, स्ट्रक्चरल लोड, MEP सिस्टम और इतने बड़े स्केल पर कंस्ट्रक्शन, इन सभी चैलेंजेस को इंजीनियर्स को कंस्ट्रक्शन शुरू होने से पहले ही समझना और सोल्व करना था। और यहाँ पर आर्किटेक्ट, सिविल स्ट्रक्चर इंजीनियर और MEP इंजीनियर सभी को एक साथ कोऑर्डिनेट करके काम करना पड़ता है। आज के टाइम में ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में सिर्फ अपने फील्ड की नॉलेज होना काफी नहीं है, आपको यह भी समझना पड़ता है कि अलग अलग डिसिप्लिन के साथ में कैसे कोलैबोरेट करती है और BIM वर्कफ्लो के थ्रू इन चैलेंजेस को कंस्ट्रक्शन से पहले कैसे आइडेंटिफाई और सोल्व किया जाता है। अगर आप भी आर्किटेक्चर, सिविल या MEP फील्ड से हैं और अच्छे फर्म में ग्लोबल प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं तो नोवेटर का BIM प्रोफेशनल प्रोग्राम एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन हो सकता है। यहाँ सिर्फ सॉफ्टवेयर चलाना नहीं सिखाया जाता बल्कि 40+ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है। आप मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के साथ में BIM वर्कफ्लो को समझते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंडस्ट्री में आर्किटेक्ट्स, सिविल और MEP प्रोफेशनल्स के साथ में मिलकर काम करते हैं। साथ ही इंडस्ट्री एक्सपर्ट जिन्होंने
जिन्होंने एकॉम एंड जेकब्स जैसे बड़े फर्म पे काम किया होता है, उनसे 1-to-1 मेंटरशिप एंड कैरियर गाइडेंस भी मिलती है। नोवेटर के प्रोग्राम की डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। अब वापस टॉपिक पर आते हैं। बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग की डिजाइन हाई वेलोसिटी विंड और तूफान से लड़ने की बजाय उसको कंफ्यूज करता है, जिसके पीछे सबसे बड़ा रोल इसकी कोर की डिजाइन है जो हेक्सागोनल शेप में बनी रहती है। इसी कोर के अंदर पूरी बिल्डिंग का पब्लिक लिफ्ट, स्टाफ लिफ्ट और स्टेयर्स लगे रहते हैं। यहाँ पर जो बीच में स्पेस है फ्लोर बनने के बाद में विजिटर्स के लिए रह जाता है। इस कोर की डिजाइन सैमसंग कंपनी ने बहुत केयरफुल तरीके से किया, लेकिन यह अकेला कोर इतनी हाइट पर विंड और अर्थक्वेक के फोर्स को नहीं उठा सकता, यह आसानी से गिर जाएगा। तो फिर इस हेक्सागोनल कोर को बटरेस का सपोर्ट दिया जाता है। यह सपोर्ट जनरली आप डैम पर भी देख सकते हो पानी को होल्ड करने के लिए, लेकिन बिल्डिंग ऐसे टिल्टेड कम ही देखने को मिलती है। तो फिर इंजीनियर्स ने इन बटरेस की स्टेयर शेप में कुछ ऐसे डिजाइन कर दिया और साथ में इनको कुछ ऐसे वॉल्स में बना दिया। तो इन वॉल के बीच का जो स्पेस है वह कॉरिडोर बन गया। तो एक तरीके से यह बिल्डिंग के स्ट्रक्चर का ही यूजेबल पार्ट बन गया। इन बटरेस के साइड में क्रॉस वॉल और कॉलम्स का सपोर्ट देकर बाहर की तरफ फसाड्स सेट किए जाते हैं, लेकिन यह क्रॉस वॉल सिर्फ फसाड्स के सपोर्ट के लिए नहीं होती। इसको थोड़ा सिंपल तरीके से समझते हैं। जब बड़े तूफान और विंड की स्पीड इस डायरेक्शन से आ रही होती है तो विंड का डायरेक्ट फोर्स इन दोनों विंग पर लगेगा और इस फोर्स को रजिस्ट करेगा यह पीछे वाला विंग। लेकिन यदि विंड की डायरेक्शन कुछ ऐसे हुई तो यह दोनों विंग का कंबाइंड इफेक्ट इस फोर्स का सामना करेगा। लेकिन यदि किसी भी विंग पर फोर्स इक्वल नहीं हुआ तो बिल्डिंग ऐसे बेंड कर सकती है। अब कुछ एंगल तक बेंड करना एक्सेप्टेबल है, क्योंकि सीमेंट और कंक्रीट का स्ट्रक्चर स्ट्रेस को हैंडल नहीं करते। यदि इन पर ज्यादा स्ट्रेस आया तो ये टूट सकते हैं, लेकिन इसकी कोर के अंदर रीइंफोर्समेंट स्टील बार लगे रहते हैं जो स्लाइटली थोड़ा बहुत बेंड हुआ तो उसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन यह ज्यादा बेंड हुआ तो बिल्डिंग कोलैप्स भी कर सकती है। तो फिर सीमेंट कंक्रीट के इन बीम को सपोर्ट देने के लिए क्रॉस वॉल डिजाइन किए जाते हैं जो इसकी बेंडिंग को रोकते हैं। बड़े बिल्डिंग जैसे स्टैचू, उसमें अर्थक्वेक के अगेंस्ट ट्यून्ड मास डैम्पर भी यूज होता है, जो बेसिकली जब बिल्डिंग अर्थक्वेक के टाइम वाइब्रेट करती है तो उसको स्टेबल रखते हैं। लेकिन बुर्ज खलीफा में यही क्रॉस वॉल और बटरेस अर्थक्वेक के टाइम अलग अलग साइड से आ रहे फोर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं। बुर्ज खलीफा का इंटरनल क्रॉस वॉल बीम का स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लेक्स है और जब यह फ्लोर से कनेक्ट हो जाते हैं तो बेटर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। यदि आप बुर्ज खलीफा की एक्चुअल डिजाइन देखोगे तो वह परफेक्ट सिमेट्रिकल नहीं है। इसमें साइड लीफ अलग अलग हाइट पर जाकर एंड होते हैं और जैसे जैसे टॉप पर जाएंगे वैसे वैसे इसकी साइज नैरो होती जाएगी। इसके पीछे एक बड़ा रीजन है। यदि हम बुर्ज खलीफा को एकदम सिमेट्रिकल बना दे तो जब तेज हवा चलेगी तो वह इसके विंग से टकराकर आगे निकल जाएगी, लेकिन यह जो स्पेस है इसमें नेगेटिव प्रेशर जनरेट होगा, जिसकी वजह से विंड कुछ ऐसे घूमने लगेगी जिसको वोर्टेक्स शेडिंग बोलते हैं। और इस वोर्टेक्स शेडिंग की वजह से बिल्डिंग ऐसे वाइब्रेट करने लग जाती है जिसको रेजोनेंस बोलते हैं। लेकिन इस वोर्टेक्स शेडिंग का बेस्ट सॉल्यूशन है स्पाइरल बिल्डिंग। यदि आप ध्यान से देखोगे तो बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग स्पाइरल शेप में ही बनी हुई है। इसके विंग एक्चुअल में अलग अलग एंगल पर खत्म हो रहे हैं जो एक परफेक्ट स्पाइरल क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से वोर्टेक्स शेडिंग की प्रॉब्लम कंप्लीटली खत्म हो जाती है। बेसिकली यह हाई स्पीड स्टॉर्म को कंफ्यूज करते हैं, गोदी मीडिया की तरह फोकट का पंगा नहीं लेते। यदि आप बुर्ज खलीफा को नोटिस करोगे तो इसके थोड़े थोड़े हाइट पर कुछ ऐसे फ्लोर बने हुए हैं जिनके चारों तरफ पाइप का लूप बना हुआ है। यह फ्लोर बेसिकली मैकेनिकल फ्लोर होते हैं। इन फ्लोर के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, एलिवेटर कंट्रोल, वाटर सप्लाई, एयर कंडीशनर और बिल्डिंग के सेफ्टी सिस्टम लगे रहते हैं। जब बुर्ज खलीफा की हाइट बढ़ती गई तो एक क्वेश्चन दिमाग में जरूर आना चाहिए कि इतनी हाइट पर कंक्रीट और सीमेंट को कैसे पहुंचाया गया। बेसिकली ग्राउंड पर कंक्रीट को रेडी करके कंक्रीट पंप में डाला जाता है। इस पंप के अंदर 2 पिस्टन होते हैं जो 1 बाय 1 कंक्रीट के प्रेशर को पंप करते हैं। 600 मीटर की हाइट पर इस कंक्रीट को पहुंचने में लगभग 40 मिनट का टाइम लगता है। लेकिन यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम है, इस कंप्रेशन से कंक्रीट का टेम्परेचर भी बढ़ता है और दुबई में ऑलरेडी नेचर का टेम्परेचर बहुत हाई है, तो इतने टेम्परेचर से पानी स्टीम बनकर उड़ सकता है और कंक्रीट पाइप में ही जम सकता है। तो फिर कंक्रीट के साथ में आइस ब्लॉक्स को भी मिक्स किया जाता है। जब इंजीनियर्स ने बुर्ज खलीफा को बनाना स्टार्ट किया तो उनका टारगेट 828 मीटर हाइट नहीं था, लेकिन इनका फाउंडेशन काफी स्ट्रॉन्ग होने की वजह से यह और भी हाइट तक जा सकता था।
तो फिर 606 फीट की हाइट तक ही बुर्ज खलीफा को कंक्रीट स्ट्रक्चर से बनाया गया। इसके ऊपर स्ट्रक्चर को स्टील के स्ट्रक्चर से बनाया गया जो लगभग 202 मीटर का है और इस स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी एलिवेटर नहीं है। जब दुबई में रेतीले तूफान आते हैं तो ये स्टील स्ट्रक्चर अराउंड 6 फीट तक बेंड कर जाता है। बुर्ज खलीफा के टॉप पर लाइटिंग अरेस्टर लगा रहता है जो पूरी दुबई की लाइटिंग स्ट्राइक को एब्जॉर्ब कर लेता है। एक्चुअल में बुर्ज खलीफा पूरी दुबई की लाइटिंग रोड है। जब ये लाइटिंग अरेस्टर चार्ज क्लाउड को डिटेक्ट करता है तो इसके अंदर लगा सेंसर क्लाउड के ऑपोजिट चार्ज को डेवलप करता है जिसकी वजह से लाइटिंग को यह अट्रैक्ट करता है और इस हाई वोल्टेज को फाउंडेशन पाइल की रीइंफोर्समेंट बार के थ्रू ग्राउंड तक सक्सेसफुली ट्रांसमिट कर देता है। नाउ सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, बिल्डिंग के फाउंडेशन को रेगुलर डीसी सप्लाई दी जाती है क्योंकि ये पाइल फाउंडेशन काफी डेप्थ तक जाते हैं जिसकी वजह से इनके अराउंड समुद्र का खारा पानी होता है। अब स्टील बार जनरली कंक्रीट के अंदर सेफ रहती है लेकिन यदि यह खारे पानी के कांटेक्ट में आई तो रस्टिंग की प्रॉब्लम आने लगेगी और कुछ टाइम के बाद में फाउंडेशन वीक हो जाएगा और पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए कैथोडिक प्रोटेक्शन दी जाती है। बिल्डिंग के फाउंडेशन के पास में एक टाइटेनियम बेस्ड मेश के अंदर लो इंटेंसिटी पॉजिटिव डीसी सप्लाई दी जाती है और स्टील बार पर नेगेटिव सप्लाई दी जाती है। यह प्रक्रिया सिमिलर टू इलेक्ट्रोलिसिस है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो वाटर के थ्रू होता है और इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा होते हैं कैथोड यानी स्टील बार पर जो कोरोजन से इसको बचाते हैं। लेकिन एनोड पर बहुत ज्यादा कोरोजन इकट्ठा होता है तो इसको एक टाइम ड्यूरेशन के बाद में एनोड को चेंज किया जाता है। जाने से पहले नोवेटर BIM प्रोग्राम को चेकआउट करना ना भूले, डिस्क्रिप्शन में डिटेल अवेलेबल है। कैसी लगी आपको यह इन्फॉर्मेशन जरूर से कमेंट बॉक्स में बताना। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो चैनल की मेंबरशिप के थ्रू आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हो और डायरेक्ट हमारे कांटेक्ट में भी आ सकते हो। सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और भी ऐसे बेहतरीन वीडियोस के लिए। थैंक यू।